रात हो गई थी। 2 दिन से मनोज के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं था। भूख से बेहाल मनोज के शरीर में ताकत नहीं बची थी। उसे लग रहा था कि यदि अब उसे भोजन नहीं मिला तो वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाएगा। चलते चलते वह ललितपुर कॉलोनी में सावित्री भोजनालय के सामने पहुंच गया। होटल के काउंटर पर एक 30 साल का युवक बैठा था, जो सावित्री भोजनालय का मालिक था। मनोज ने काउंटर पर बैठे मालिक से पूछा, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या मुझे मजदूरी के बदले आपके यहाँ भोजन मिल सकता है? मनोज के इस वाक्य में निवेदन नहीं बल्कि भरोसा था, जैसे वह अपना हक मांग रहा हो। भोजनालय के मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। दुबले पतले मनोज के चेहरे पर दाढ़ी थी, ढीले ढाले पैंट शर्ट गंदे हो गए थे, चेहरा कमजोर था, आंखें अंदर को धंस गई थी। होटल मालिक ने कुछ सोचकर जवाब दिया, होटल में काम करने के लिए तो मेरे पास पहले से ही वर्कर है। होटल मालिक की बात सुनकर मनोज निराश नहीं हुआ। उसने किसी उम्मीद के भरोसे कहा, मेरे लिए भोजन जरूरी है। पैसे न होने के कारण मैं मजदूरी करके भोजन करना चाहता हूँ। होटल मालिक के यहाँ सैकड़ों लोग खाना खाने आते थे। कईयों के पास समय पर देने के लिए पैसे नहीं होते थे। वो उधार भी खाते थे। कई बार उधार वापस मिलता, कभी नहीं भी। कई बार लड़के पैसा न होने पर रोनी सी सूरत बनाकर फ्री में खाना खा के चले आते। होटल मालिक लड़कों की रग रग से वाकिफ था, लेकिन ऐसा कोई लड़का अथवा इस तरह का कोई प्रस्ताव इस होटल में पहले कभी नहीं आया था। होटल मालिक ने नौकर को आवाज लगाई, इन भाई साहब को एक थाली लगाओ। मनोज के सामने दाल, आलू गोभी की सब्जी, 5 रोटी और चावल से सजी हुई थाली आ चुकी थी। वह खाना खाने लगा। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। आज का भोजन साधारण नहीं था। भोजन पाने का आज का तरीका भी साधारण नहीं था। रोज कितनी आसानी से भोजन मिलता है, कितना कठिन होता है पेट भर भोजन मिलना। आज यह मनोज को महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, जिससे वह रोक रहा था। वह होटल के मालिक की इंसानियत पर भी भावुक हो गया था। भोजन करने के बाद वह होटल मालिक के पास गया। धन्यवाद, आप मेरा काम बताइए, मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। होटल मालिक फिर मनोज से रूबरू हो रहा था। अपना खाना खा लिया है, आपको इसके बदले मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। तभी होटल में मनोज के कॉलेज का दोस्त रविकांत द्विवेदी आ गया। पूछने पर होटल मालिक ने उसको पूरी कहानी सुनाई। कारण जानकर उसने खाने के 30 रुपये निकालकर होटल मालिक की तरफ बढ़ा दिए, पर मनोज भोजन के बदले मजदूरी करने पर अड़ा था। इस सीन को अब होटल में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति देख रहा था। एक दाढ़ी वाला कमजोर सा लड़का एक खाना खाने के बदले मजदूरी करने पर जिद पर अड़ा हुआ है। होटल मालिक उससे मजदूरी कराने को तैयार नहीं है। एक दूसरा लड़का थाली की कीमत 30 रुपये निकालकर अपने हाथ में पकड़ा है। बड़ा अजीब दृश्य था। रविकांत को भी पता नहीं था कि कॉलेज में सरलता दिखने वाला मनोज इतना जिद्दी है। मनोज जैसे किसी नशे में बोल रहा था। उसका दिमाग जैसे एक जगह आकर अटक गया था। उसको नहीं पता था कि यह जिद उसके भीतर कहीं और कैसे आ गई। उसने होटल मालिक से कहा, यदि काम नहीं दिया जाएगा तो मैं यहीं खड़ा रहूँगा। आप होटल बंद कर देंगे तो मैं होटल के बाहर खड़ा रहूँगा। तब तक खड़ा रहूँगा जब तक आप मुझे काम करने की अनुमति नहीं दे रहे थे। 3 दिन सड़क पर बिताने के कारण उसे अभ्यास हो गया था। वह कह सकता था कि होटल के बाहर तब तक खड़ा रहेगा जब तक उसे काम की अनुमति नहीं मिल सकती। होटल मालिक के पास अब कहने को कुछ नहीं था। रविकांत को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपने हाथ में लिए 30 रुपये खड़ा था। होटल में उपस्थित कुछ लोग इस दृश्य पर हंस रहे थे। कईयों को मनोज में एक बेवकूफ़ अथवा अति आदर्शवादी लड़का नजर आ रहा था। होटल मालिक ने हारकर नौकर से कहा, इन भाई साहब को अंदर ले जाओ, यह बर्तन साफ करेंगे। नौकर को अजीब लगा। इस होटल में कई लोग फ्री खाकर चले गए, कई उधार खाकर वापस नहीं आए, पर होटल मालिक ने कभी किसी से बर्तन नहीं धुलवाए। होटल मालिक का यह व्यवसाय था, पर उसने कभी किसी पढ़ने वाले लड़के को पैसे के लिए परेशान नहीं किया। फिर भी उसका होटल बहुत अच्छा उसे कमा कर देता था। पर आज होटल मालिक को इस नौजवान की जिद पर मजबूर होना पड़ा। होटल मालिक ने एक बार वही बात दोहराई तो नौकर मनोज को अंदर ले गया। मनोज ने अंदर जाकर आधा घंटा तक बर्तन साफ किए। रविकांत होटल में बैठकर उसके बाहर आने का इंतजार करता रहा। मनोज ने वापस आकर होटल मालिक से कहा, भोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी आंखों में चमक थी। होटल मालिक अपनी कुर्सी से उठा और काउंटर से बाहर आया। मनोज को उसने दरवाजे तक छोड़ा और जाते समय हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मनोज ने होटल मालिक से हाथ मिलाया। होटल मालिक कुछ बोलना चाह रहा था, पर वो बोल न सका। रविकांत उसे अपने कमरे पर ले गया। रविकांत ने मनोज से कहा, मनोज तुम 3 दिन से बाहर भटक रहे थे, तुम्हें एक बार अपनी परेशानी मुझे बताना चाहिए थी। मनोज उसकी बात सुनकर भावुक हो गए। उसने कहा, यह तो जीवन का अनुभव है जो मुझे मजबूत बनाते हैं। इसमें परेशानी कैसी? कितने ही लोग हैं जो खुली छत के नीचे सोते हैं, कितने भी वो भूखे पेट सोते हैं।
3 दिन में मैं उस गरीब और दुखी वर्ग के नजदीक पहुंच गया हूं जिसे मार्क्स ने सवार की संज्ञा दी है। हमें अपनी निष्ठा इसी सवार वर्ग में के पक्ष में रखनी चाहिए। समाज के सबसे निचले तबके के साथ जुड़ने का यही अनुभव मेरी ताकत है। उसने अपने पिछले 3 दिन के अनुभव का मेल प्रिंसिपल सर द्वारा दिए गए मार्क्सवाद के लेक्चर से कर दिया। अगले 2 दिन मनोज रविकांत के कमरे पर ही बना रहा। रविकांत के एक गुरुजी तिवारी सर नया बाजार में कमरा लेकर रहते थे। वे नया बाजार में ही एक हॉल किराए पर लेकर इंग्लिश स्पीकिंग और ग्रामर की कोचिंग चलाते थे। उसने मनोज से कहा, तुम सबको छोड़ो, तिवारी सर को रूम पार्टनर की जरूरत है। उनके कमरे का किराया 500 रुपए है, आधे तुम देना, वो तुम्हें इंग्लिश भी पढ़ा दिया करेंगे। मनोज को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। वह त्रिलोकी के कमरे से अपना सूटकेस और दरी लेकर तिवारी सर के कमरे पर आ गया। तिवारी सर नाटे कद का 30 साल का एक युवक था। वह काले रंग का मोटा चश्मा लगाते थे। कोचिंग में बैठे बैठे उनका पेट निकल आया था। वह कोचिंग पढ़ाकर आने के बाद थककर अपनी चारपाई पर आराम करते मनोज ने उन्हें इंग्लिश के गुरु मानते हुए उनके पैर छू लिए। उसे उम्मीद थी कि उसकी इंग्लिश अब सुधर जाएंगी। उसने अपनी दरी को जमीन पर बिछा लिया। अब गुरु व्यासपीठ पर और शिष्य उनके चरणों में बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। उसे एक स्थायी कमरा और एक योग्य इंग्लिश गुरु मिल गया था। तिवारी सर को एक वर्कर मिल गया था। अब मनोज की नई दिनचर्या शुरू हो गई। सुबह 7 बजे गर्म दूध करके गुरुजी को देना, सुबह शाम खाना बनाना। गुरुजी कोचिंग से थक हार कर आते और आकर अपनी चारपाई पर लेट जाते। एक शाम उसने गुरुजी से कहा, सर अब मुझे मैथ बैग पढ़ा दीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। थकान महसूस कर रहे गुरुजी ने कहा, पढ़ा देंगे, आज मैं बहुत थक गया हूँ। एक काम कर दो, मेरे तलवे दर्द कर रहे, थोड़ा दबा दो। गुरु की सेवा करने में मनोज को कोई संकोच नहीं था। इस सेवा के द्वारा ही वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। उसने गुरु की आज्ञा का पालन उनकी उम्मीद से भी बेहतर करना चाहा। एक बाल्टी में गर्म पानी लेकर गुरुजी के पैर उसमें डाल दिए और रगड़ रगड़ कर तलवों की मालिश करने लगा। मालिश का आनंद लेते हुए गुरुजी ने उदार होते हुए एक प्रस्ताव दिया, लिटरेचर से पहले ग्रामर और स्पीकिंग सीखना जरूरी है। तुम कल शाम 7 बजे के बैच में आ जाया करो। नया बैच है, सब तुम्हारी उम्र के लड़के लड़कियां हैं। मनोज को यह प्रस्ताव उपयोगी लगा। गुरुजी उसे फ्री में कोचिंग देने वाले थे, इसलिए उन्होंने नहाने के बाद अपने कपड़े धोना बंद कर दिया। मनोज बाथरूम में नहाने जाता तो पहले गुरुजी के चड्डी बनियान धोकर डालता। शाम को कोचिंग जाने लगा। 1 घंटे की क्लास में 15 मिनट इंग्लिश की पढ़ाई होती। शेष समय में इंग्लिश के नाम पर लड़के लड़कियों का जमावड़ा ही अधिक होता। गुरुजी प्रेजेंट टेंस से क्लास शुरू करते और 3 महीने में पास्ट टेंस से होते हुए फ्यूचर टेंस तक पहुंचते। गुरुजी इंग्लिश का अखबार या कोई मैगजीन ले आते थे जिससे लड़के लड़कियां पढ़ते और गुरुजी उसका अर्थ बताते। गुरुजी जानते थे कि इंग्लिश सिखाना एक अनंत प्रक्रिया है जिसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। धीमी गति से सीखने पर यह विदेशी भाषा समझ आ पाएंगी। इसीलिए गुरुजी को इंग्लिश सिखाने और बच्चों को सीखने की कोई जल्दबाजी नहीं थी। 10 लोगों की क्लास में 4 लड़के और 6 लड़के थे। मनोज को क्लास में आते ही महीना भर हो गया था, लेकिन अब तक वह प्रेजेंट टेंस भी ठीक से नहीं सीख पाया था। कुछ लड़के गुरुजी के साल भर पढ़ते पर उपलब्धि के नाम पर एक अधत प्रेमिका के अतिरिक्त उनके हाथ कुछ नहीं आता। कुछ प्रेमिकाओं को भी प्रेमी मिल जाते, अर्थात गुरुजी का यह संस्थान एक प्रेम केंद्र के रूप में अधिक विकसित हो गया था। MLB कॉलेज में लड़कियां नहीं पढ़ती थी और KRG कॉलेज में लड़के नहीं पढ़ते थे। इसीलिए प्रेम के लिए लहलाई लड़के लड़कियां कहाँ जाते। गुरु ने अपना कोचिंग सेंटर खोलकर इस दिशा में एक महान काम किया था। क्योंकि कोचिंग का सारा इन्वेस्टमेंट गुरुजी ने ही किया था, इसलिए प्रेम करने का पहला अधिकार भी गुरुजी अपना ही मानते थे। प्रत्येक वर्ष गुरुजी औसतन 2 या 3 प्रेम करते। एक दिन एक लड़की ने गुरुजी से कहा, सर आज मोना का बर्थडे है। मोना KRG गर्ल्स कॉलेज में BSc कर रही थी। पुराने बैच में बिना इंग्लिश सीखे अपना 1 वर्ष पूरा कर चुके थे। उन बैच में पनपने वाले गुरुजी के पिछले प्रेम की भी शादी कर अपने ससुराल जा चुके थे। इसलिए गुरुजी को मोना से प्रेम करने की ज़रूरत महसूस हो रही थी, पर मोना गुरुजी पर ध्यान नहीं देती थी। लेकिन गुरुजी पुराने खिलाड़ी थे। जन्मदिन प्रेम प्रारंभ करने का बढ़िया मौका हो सकता है। इसीलिए प्रेम के लिए उतावले गुरुजी ने क्लास में रेंगती हुई इंग्लिश को रोक दिया और एक लड़के से कहा, अरे आज मोना का बर्थडे है, तुम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। गुरुजी ने एक लड़के को MS कचौड़ी वाले के यहाँ से सबके लिए जलेबी और कचौड़ी लाने के लिए भेज दिया। इन दिनों मोना ने मनोज को देखना शुरू कर दिया था। उसका सीधापन मोना को भाने लगा था। मोना कॉपी पेन मैगजीन के अदला बदली के नाम पर उससे बात करने का बहाना ढूंढने लगी। मोना ने मनोज को कचौड़ी देते हुए कहा, लीजिए। उसने मोना से कहा, हैप्पी बर्थडे। मोना ने मुस्कुराकर उसका जवाब दिया, थैंक्स। मोना को लगा कि मनोज के हैप्पी बर्थडे कहने से उसका बर्थडे सचमुच हैप्पी हो गया है। गुरुजी के इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट मनोज के अकाउंट में जा रहा था। गुरुजी बिजनेस में इस तरह लॉस पहले भी खा चुके थे। मोना और मनोज के रास्ते अलग दिशा में थे, लेकिन
लेकिन एक दिन क्लास के बाद दोनों एक साथ चलने की हिम्मत की। मनोज मोना से बात करने के लिए बातचीत करने का कोई सिरा ढूंढ रहा था। उसने मोना से साधारणतः प्रश्न पूछा, तुम बीएससी के बाद क्या करोगी? पीएससी की तैयारी करूंगी क्या? नहीं, मैं तो शादी करूंगी। मोना ने मनोज की उम्मीद से उल्टा जवाब दे दिया। कुछ देर चुपचाप चलते रहे। मोना का घर जिस दिशा में था वह मोड़ आ गया। मोना अपने घर जाने के लिए गली में मुड़ गई। मनोज वहीं खड़ा मोना को तब तक देखता रहा जब तक उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। एक दिन एक लड़के ने कोचिंग में कहा कि कल मनोज का बर्थडे है, कल मनोज पार्टी देगा। क्लास का यह नियम बन गया था कि जिसका बर्थडे होता वह समोसा जलेबी की पार्टी क्लास में देता, लेकिन मनोज के पास पैसे नहीं थे। उसने कहा, मैं कल पार्टी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पार्टी में खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। मनोज को अपना सच कहने में कोई संकोच महसूस नहीं हुआ। अगले दिन पार्टी के अभाव में किसी ने हैप्पी बर्थडे विश नहीं किया, लेकिन हिम्मती मोना समोसे और जलेबी लेकर आई थी। मोना द्वारा की गई मनोज की यह विशेष चिंता गुरुजी को अखर गई। वह ईर्ष्या से जलने लगे। उन्हें मनोज पर क्रोध आने लगा। क्लास के बाद मोना ने मनोज को एक ग्रीटिंग कार्ड दिया था। ग्रीटिंग में लाल रंग का दिल बना हुआ था जिस पर मोना की सुंदर राइटिंग में लिखा था, हैप्पी बर्थडे मन। मोना ने मनोज का पूरा नाम ग्रीटिंग कार्ड पर न लिखकर एक अलग नाम लिख दिया था, जिस नाम से इस पूरी दुनिया में उसे कोई नहीं पुकारता था। मोना ही गुनगुनाती रहती थी अपने मन में दिन भर। रात को तिवारी सर कमरे पर आए। मनोज कुर्सी पर बैठा पढ़ रहा था। मोना का ग्रीटिंग कार्ड वहीं टेबल पर रखा हुआ था। कई महीनों से वह तिवारी सर की सेवा कर रहा था, लेकिन आज तिवारी सर ईर्ष्या चरम पर थी। उन्होंने क्रोध में जलते हुए मनोज से उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। जब इससे उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने मनोज को एक हीटर और मटके में लात मार दी। हीटर और मटका टूट गया। तिवारी ने गुस्से में मोना द्वारा मनोज को दिया गया ग्रीटिंग भी फाड़कर फेंक दिया और उससे कमरा खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। मनोज की आंखों में आंसू बहने लगे थे। वह दुखी मन से अपना सामान समेटने लगा था। अपना सामान उठाकर जैसे ही वह कमरे के बाहर निकला, तिवारी ने धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। मनोज कुछ दिन के लिए अपने गाँव चला गया था। पिता जब से गए थे तब से एक बार भी गाँव नहीं आए थे, पर पिता ने इस बार कुछ पैसे भेज दिए थे, जिससे अब घर की आर्थिक परेशानी कुछ कम हो गई थी। टेम्पो थाने में पड़ा अब कबाड़ होने लगा था। कोर्ट का उसको फैसला करने का अभी भी वक्त नहीं मिला था। पंडित कालीचरण अपने कर्ज के लिए तगाद करने लगे थे। माँ ने मनोज को वापस ग्वालियर जाते समय आगे के खर्च के लिए 1000 रुपए दे दिए। मनोज की बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा नजदीक थी। गांव से लौटकर मनोज जीवागंज में नाले के पास बसी हुई बस्ती में टोपे वाले मोहल्ले में रहने लगा। जब से उसने तिवारी सर का कमरा छोड़ा, उसे मोना फिर कभी नहीं मिली। बड़े से ग्वालियर और छोटी सी दुनिया में फिर कभी मोना और मनोज एक दूसरे को नहीं मिले। टोपे वाले मोहल्ले में वह सबसे घुल मिल गया था। वह पड़ोसियों की तारीफ पाने के लिए रात को छत पर लैंप जलाकर पढ़ता। कई बार तो सुबह 4 बजे तक वह छत पर पढ़ता ही रहता। पड़ोसी महिलाएं अपने घुमक्कड़ और आवारा बच्चों को उससे सीख लेने के लिए कहती। उसके पास ग्वालियर में समाज में सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं था। फर्स्ट ईयर की परीक्षा हो गई थी। इंग्लिश लिटरेचर में पासिंग मार्क्स आने के कारण उसका टोटल केवल 55% ही रहा था। छुट्टियां गांव में बिताने के बाद सेकंड ईयर की पढ़ाई के लिए वह वापस ग्वालियर आ गया था। दिसंबर में एक दिन रविकांत ने उससे कहा, मनोज, क्या तुम विवेकानंद केंद्र के 3 दिन युवा प्रेरणा शिविर में चलोगे? विवेकानंद केंद्र के बारे में अधिक जानकारी देते हुए उसने बताया, यह एक समाज सेवी संगठन है जो युवा लोगों को देश और भक्ति और समाज सेवा के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारी रुचि का काम है, तुम्हें जरूर चलना चाहिए। मनोज को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। आश्रम जैसा यह केंद्र ग्वालियर की एक पहाड़ी पर स्थित था। मनोज 100 रुपये फीस देकर रविकांत के साथ शिविर में पहुंच गया। अगले दिन सुबह 5 बजे से शिविर की गतिविधियां शुरू हो गई। श्लोक पाठन से दिन की शुरुआत होती थी, फिर व्यायाम, उसके बाद देश के महापुरुषों की जीवन और प्रेरणादायक भाषण देने वाले ग्वालियर के विद्वान वक्ता आते थे। शाम को चर्चा सत्र में युवाओं के ग्रुप बन जाते, जिसमें आतंकवाद, युवाओं की सही दिशा, नारी सशक्तिकरण जैसे विषयों पर ग्रुप डिस्कशन होते थे। मनोज बढ़ चढ़कर सभी गतिविधियों में हिस्सा लेता। उसे एक विस्तृत और योग्य समाज मिल गया था, जहां से वह न केवल बहुत कुछ सीखना चाहता था, बल्कि उस योग्य समाज को अपनी योग्यता से प्रभावित भी करना चाहता था। यहाँ तक कि उसकी इच्छा होने लगी थी कि उसे ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का प्रमाण पत्र मिले। इसलिए वह ग्रुप डिस्कशन में सबसे आगे बढ़कर अपने विचार व्यक्त करता। विद्वानों द्वारा दिए गए भाषण के बाद प्रश्न पूछने में वह
सबसे आगे रहता, श्रमदान में भी वह सबसे ज्यादा मेहनत करता। शिविर में दूसरे दिन उसने अपने डायरी में लिखा, इतना आनंद जीवन में पहली बार प्राप्त हो रहा है। कुछ तो दम है इन लोगों में जो खुद को कार्यकर्ता कहते हैं। शिविर समाप्त हो गया था। मनोज को सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का प्रमाण पत्र मिला, जिस कारण उसे अपने विचार शिविर में व्यक्त करने का मौका मिला। उसने अपने भाषण में यह संकल्प लिया कि वह हमेशा ईमानदार रहकर देश की सेवा करेगा। वहां उपस्थित सभी लोगों ने तालियां बजाकर उसे भावात्मक संपल की प्रशंसा की। इन प्रशंसात्मक तालियों से वह आत्मविश्वास से भर गया। अगले रविवार उसने कपड़े एकत्रित कर बांटने का काम किया। वह वापस आकर अपनी डायरी में लिखा, मैंने खूब कपड़े इकट्ठे किए, किसी ने सम्मान किया, किसी ने अपमान, पर गरीबी देखकर मौन बहुत आहत हुआ। लोग किस तरह से टूट पड़ते हैं कपड़ों पर। हे भगवान, क्या होगा इनका। त्यागी जी ने ठीक ही कहा था कि घर घर जाकर समाज के लिए कुछ मांगने से हमारा ईगो खत्म होता है और हमें यह सीख जाते हैं कि समाज ही सब कुछ है और हम कुछ नहीं। उसके दिमाग में अब क्लियर हो गया था कि उसे देश और समाज के लिए कुछ करना है। उसने विवेकानंद केंद्र में प्रशिक्षण के बाद मिलने वाले प्रमाण पत्र को पूजा की अलमारी में भगवान की मूर्ति के पास सजा कर रख दिया। मनोज ने कोर्स की किताबों को किनारे कर दिया और विवेकानंद के साहित्य को पढ़ना शुरू किया। उसकी सेकंड ईयर की परीक्षा नजदीक आ रही थी, लेकिन उसके भीतर देश सेवा का जज्बा भर गया था। उसे लगा कि इसके लिए विवेकानंद केंद्र से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पीसीएस का विचार पीछे छूटने लगा। उसके स्थान पर अब उसके मन में विवेकानंद केंद्र में आजीवन कार्य करने की तीव्र इच्छा पैदा हो रही थी। उसने बीए सेकंड ईयर की परीक्षा दे दी। वह सेकंड डिवीजन में पास हो गया। इंग्लिश लिटरेचर में उसके फिर से पास होने योग्य अंक ही आ पाए थे। मनोज छुट्टियों में गांव चला गया। वापस आकर फाइनल की तैयारी करने लगा। सितंबर महीने में एक बार फिर वह केंद्र के शिविर में हो आया। इस बार 15 दिन का शिविर था। वह शिविर से पूरी तरह चार्ज होकर वापस आया। उसने अपनी डायरी में लिखा, विवेकानंद को पढ़ने का प्रयास किया, जरा सा 6-7 किताबें पढ़ी, बस। अब इससे आगे मुझ में दम नहीं, बिल्कुल साहस नहीं है कि मैं पढ़ सकूं। मन में आग लगी है, तन जल रहा है। उठते बैठते हर समय विवेकानंद केंद्र का कार्यकर्ता बनने की इच्छा उभर रही है। यह इच्छा कुछ इस कदर बलवती हो रही है कि मुझे दिन दूर नहीं लगता जब मैं स्वयं को राष्ट्र को समर्पित कर दूं। कई नई मंजिलों के आकर्षण में उसके मन में 10-15 दिन तक खलबली मची रही। मनोज के पैसे खत्म हो गए थे। वह गांव चला गया। कई महीनों से पिता के गांव न आने से परेशान माँ रजनी को लेकर पापा के पास डिंडोरी चली गई थी। वह राकेश के घर चला गया। वह अपने मन के द्वंद्व को राकेश के सामने खोलकर रख देना चाहता था। उसने पीसीएस परीक्षा देने के स्थान पर विवेकानंद केंद्र ज्वाइन करने का विचार राकेश को बताया। उसकी बात सुनकर राकेश गंभीर हो गया। उसने मनोज से पूछा, अब तो तू पीसीएस की तैयारी नहीं करेगा? मेरा लक्ष्य देश की सेवा करना है। इस देश के जरूरतमंद लोगों के प्रति मैं खुद को समर्पित कर देना चाहता हूँ, मनोज ने कहा। राकेश ने फिर पूछा, तो तू घर छोड़ देगा? मम्मी पापा भाई बहन सबको छोड़ के गरीबों की सेवा करेगा? मेरे लिए ये पूरा देश मेरा परिवार है। मनोज अभी विवेकानंद केंद्र के प्रभाव में डूबा हुआ था। राकेश के लिए अब मनोज को समझाना कठिन हो रहा था। फिर उसने कोशिश जारी रखी, तेरे बाप को तो तू जानता है, अगर तू भी घर छोड़कर चला जाएगा तो रजनी की शादी कौन करेगा, घर कौन संभालेगा? मेरे लिए देश की हर लड़की मेरी बहन है, हर महिला मेरी माँ है। मनोज पूरे जोश में था। उसे राष्ट्र सेवा का भूत सवार था। राकेश भूत उतारने के लिए झाड़ फूक में व्यस्त था। राकेश, क्या एसडीएम थानेदार जनता की सेवा नहीं करते? एसडीएम दुष्यंत सिंह ने कैसे 2 मिनट में थानेदार के झूठे केस से मुकेश को बरी कर दिया था? वह समाज सेवा नहीं थी? आज जिसके पास ताकत है वही जनता को न्याय दिलवा सकता है। यदि थानेदार ईमानदार होता तो टेम्पो न पकड़ता। पुलिस कचहरी थाने में अच्छे और ईमानदार लोगों की जरूरत है। और तू पीसीएस छोड़ना चाह रहा है? पढ़ने का दम नहीं बचा अब, बहाने मत बना। राकेश का एहसास कड़वा होता जा रहा था। मनोज की योग्यता को ललकार रहा था वह। राकेश ने देखा कि दुश्मन घायल हो गया है, तभी उसने दूसरा वार किया। मनोज, देश की सेवा करने के लिए पीसीएस पास होना जरूरी है, नहीं तो ऐसे मठ आश्रम में अपनी जिंदगी से भागने वाले तो तमाम लोग टाइम काट रहे हैं। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि राकेश उसे ध्वस्त करने के लिए तैयार बैठा है। उसके दिमाग में राकेश ने हलचल मचा दी। राकेश की बातों का उस पर असर होने लगा था। उसने